क्लास 7 बिहार बोर्ड साइंस की नई पुस्तक है जिसमें चैप्टर नंबर 12 हमारा वन्य हमारी जीवन रेखा। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। हमें इसमें टोटल 13 सवाल सॉल्व करने हैं। पहला है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो इस प्रश्न का क्या मतलब समझ में आया। देखिए, वन में बहुत से प्रकार के जीव जंतु आपस में रहते हैं। वन एक क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र एक का निर्माण करता है। तो वन में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे बड़े जीव होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं। वो सारे क्या करते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जंतु जो होते हैं वन में, वो वनों को वृद्धि करने, ठीक है, वनों को बढ़ाने और पुनः जनन करने, नए प्लांट को उसको बढ़ाने में कैसे सहायक होते हैं, ठीक, वन्य जंतु, वो हमें बताना है। देखिए, इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, वन में रहने वाले जीव वन की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। ये जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ, कौन, जो वन में रहने वाले जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर आदि को सूक्ष्म जीव सरल अवयवों में विभाजित कर देते हैं, ठीक, जो मृदा को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं तथा पौधे की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, जंतुओं और पादपों के कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं, जो वनों में वृद्धि करते हैं और इस तरीके से नए नए प्लांट भी उगते हैं। और दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि जंतुओं बीज को फैला देते हैं, उससे भी क्या होगा, नए प्लांट उग जाते हैं। तो इस तरीके से ही हम समझते हैं कि वनों में जो रहने वाले जीव हैं वो वन को बढ़ाने में काफ़ी। अगला जो सवाल हमारा है, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। ये जो वन होते हैं, प्लांट होते हैं, वो बाढ़ की रोकथाम कैसे करते हैं, बाढ़ को आने से कैसे बचाते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे समझ लेंगे। पहले देखिए, बाढ़ कैसे आता है, बाढ़ आता है अति वर्षा से। ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस स्थान पे बाढ़ आ जाता है बादल के फटने से। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो स्थितियाँ हैं कि पेड़ पौधे बाढ़ को आने से कैसे रोकते हैं। यहाँ पे वन्य भूमि है, एक ज़मीन है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक, और ये एक भूमि है जहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ नहीं है। यहाँ पे बारिश आएगी तो सबसे पहले कहाँ आएगी, प्लांट के ऊपर आएगी, इस पेड़ पौधे के ऊपर तो आएगी, पत्तियों पर। ये क्या करेंगे, अपने जड़ों द्वारा पूरे पानी को अवशोषित कर लेंगे। अब यहाँ पे इस दूसरे ज़मीन पे कोई तो प्लांट पेड़ पौधा नहीं है, तो पानी आएगी सीधे धरातल पे पड़ेगी, तो ये क्या होगी, जमा हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा भी पानी पड़े, ये बहुत सारी पानी इकट्ठा हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा। और इससे क्या होगा, बाढ़ नहीं आ पाएगा, क्योंकि सारा पानी तो पेड़ पौधा अवशोषित कर लिए। समझ में आ गया। तो इस तरीके से पेड़ पौधे बाढ़ को आने, यानी बाढ़ आने से बचाते हैं, रोकथाम करते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर हम आइए लिखते हैं। देखिए, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वृक्षों की जड़ें जल के रिसाव में सहायता करती हैं। वृक्षों के कारण ही मृदा जल को बांधे रखती है और बाढ़ को रोकती है। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक होते हैं। जब बारिश का पानी पेड़ पौधे पर पत्तियों पर गिरता है तो वो सीधे ज़मीन पर नहीं गिरता, वो धीरे धीरे वन भूमि पर टपकता है, ठीक, जो बाढ़ को रोक देता है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, इसका तीसरा। देखिए, तीसरा सवाल क्या है, अपघटक किसे बोलते हैं, अपघटक किसे कहते हैं। देखिए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, काफ़ी छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सड़े गले प्लांट की पत्तियों, जानवरों को उसको सड़ा गला कर उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि मृदा की ह्यूमस बढ़ जाती है। तो वो छोटे छोटे जीव जो हैं वो अपघटक करता बोले जाते हैं, उसे अपघटक बोलते हैं। इससे दो, यानी अपघटक के दो नाम बताना है और ये वन में क्या करते हैं वो भी बताना है हमें। देखिए, इसका आंसर काफ़ी सरल है। हम ऐसे करेंगे, पादपों यानी प्लांट एवं जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। समझ में आ गया। तो हमें दो के नाम बताने हैं, जीवाणु और कवक, दो अपघटक हो गए। और ये वन में क्या करते हैं, ये वन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन में अपघटक पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति को ये बनाए रखते हैं, यही तो करते हैं। सड़े गले जो चीज़ें हैं उसको मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में क्या हो जाएगी, उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, ह्यूमस बढ़ जाएगी और इससे पेड़ पौधे उगेंगे तो वन और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया। ये पोषक का काम करते हैं प्लांट में। इसका आंसर हो गया हमारा। देखिए, 4 नंबर सवाल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों की क्या भूमिका होती है। देखिए,
वनों की भूमिका तो महत्वपूर्ण है। धरातल पे ऑक्सीजन कैसे आता है? धरातल पे ऑक्सीजन पेड़ पौधे के द्वारा ही तो आता है। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिससे कि वायुमंडल में इसका बैलेंस बना होता है। समझ में आ गया? इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? देखिए, इसका आंसर लिखेंगे, पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलन बनाए रखते हैं। तो इस क्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषक करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस बन जाता है। ये पूरा आपको लिख लेना है और ये पिक्चर भी बना लेना है। समझ में आ गया? देखिए, अगला सवाल है 5वां। समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, ये हमें बताना है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, बर्बाद नहीं होता वन में। देखिए, इसका आंसर होगा, वन विभिन्न प्रकार के जंतुओं के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। जंतुओं के अवशिष्ट, देखिए सबसे बेकार चीज़ क्या है? सबसे जो कम स्तर का चीज़ है अवशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ। तो बेकार पदार्थ भी वनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ और जैसे गोबर, वृक्ष की सड़ी गली पत्तियाँ मृदा के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं अपघटककर्ता द्वारा। इसे क्या बनाए? तो हुमस में इसको बदल दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, ये पूरा आपको लिख लेना है। अगला सवाल देखिए 6 नंबर। ऐसे 5 उत्पादों, प्रोडक्ट का नाम हमें बताना है जो वन से हम प्राप्त करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हम वन से प्राप्त करते हैं? देखिए, वनों से हम शहद प्राप्त करते हैं, ठीक, मोहरी लाख प्राप्त करते हैं, गोंद प्राप्त करते हैं, कत्था प्राप्त करते हैं, लकड़ी की मूर्तियाँ, यानी लकड़ी से हम उसको प्रोडक्ट बनाते हैं, लकड़ी प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर होगा, वनों से हम प्राप्त करने वाले 5 उत्पाद: औषधियाँ, लकड़ी, गोंद, शहद, मोम और मसाले, और लाख भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए 7वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, इसको समझिए, कीट, तितलियाँ, मधुमक्खी और पंछी पुष्पीय पादपों की डैश में सहायता करते हैं। ये किस में सहायता करते हैं? परागन में। जो प्लांट का रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो परागण द्वारा ही तो होता है। स्वपरागण, पर परागण होता है। पर परागण के अंतर्गत ये सारे वाहक हो जाते हैं। ठीक है, जो पराग कोष में परागकण को ये दूसरे प्लांट के या खुद के प्लांट में ये ले जाने ये काम करते हैं, जिससे क्या होगा? परागण हो जाता है, नए प्लांट का विकास हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या भरना है? तो हमें पहले में भरना है परागण। ठीक, यहाँ पे हो गया। देखिए, अगला है खा, वन परिशुद्ध करते हैं। परिशुद्ध मतलब उसको अच्छा करते हैं, शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? तो पहले आपको भरना है जल को परिशुद्ध करते हैं और वायु को परिशुद्ध करते हैं। ठीक है, शाक वन में, तो शाक हमें भरना है निम्न परत बनाते हैं। शाक मतलब होता है औषधियाँ, जो उपयोगी वस्तुएं होती हैं, औषधियाँ, निम्न परत बनाते हैं। घ नंबर, वन में छायमान पत्तियाँ और जंतुओं की लीद क्या करते हैं? मृदा को समृद्ध करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। अब 8 नंबर सवाल हम देखते हैं। देखिए क्या है, हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों को, ठीक है, और मुद्दों को विषय में चिंता होने की क्यों आवश्यकता है? देखिए हमारे नज़दीक ना हो, काफ़ी दूर है, तो फिर भी हम उस मुद्दों पर हमें विचार करना चाहिए। जैसे कोई वन को काटा जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है, ठीक है, साफ़ सफाई किया जा रहा है, तो हम उस मुद्दे पर भी चिंतित करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वो प्रभावित तो करेंगे ही, क्योंकि वो पृथ्वी का ये भाग होते हैं और बिना वन के ऑक्सीजन तो हमें मिल नहीं पाएगा, तो वे पर्यावरण में असंतुलन तो जरूर पैदा करेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे, वन मानव जीवन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वन वर्षा लाते हैं, बाढ़ को रोकते हैं, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाते हैं। ठीक है, तो वनों महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य है। वन खाद्य श्रृंखलाओं का भी भाग है, इसलिए अपने से दूर वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंता होने की आवश्यकता है, चाहे वो दूसरे देश की भी क्यों ना वन हो। अगला सवाल हमारा 9 नंबर क्या है, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों की होने की आवश्यकता क्यों है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि देखिए, जैसे कि वन में कोई शाकाहारी है, तो शाकाहारी कैसे जीवित रहेगा? प्लांट पे। अगर प्लांट नहीं रहेंगे शाकाहारी खत्म हो जाएंगे। वन में मांसाहारी होते हैं, तो मांसाहारी क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, तो वो शाकाहारी को खाते हैं।
ठीक है, शाकाहारी जीवों को खाते हैं, तो सभी एक दूसरे पे आश्रित है। सूक्ष्म जीव देखिए उसका भी महत्वपूर्ण रोल है। सूक्ष्म जीव सड़े गले पत्तियों जंतुओं का अवशेषों को अपघटित करते हैं, जिससे क्या होगा, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और प्लांट उगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सबका जरूरी है, एक श्रृंखला एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं वन, इसीलिए ज़रूरी है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिख लेना है पूरा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या दिया गया है। चित्र 12.15 में चित्रकार जो है चित्र को नामांकित करना और तीर द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है, ठीक है। तो तीर पर दिशा दिखाइए और चित्र को निम्नलिखित नामों को नामांकित कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे चित्र है 12.15। ये क्या है, पेड़ पौधा है, पेड़ है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, ये बादल है। देखिए हमें इसी में से बताना है। बारिश, ये वर्षा है, ये पूरा वायुमंडल है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है जो बाहर रिलीज़ करता है प्लांट, और ये ले रहा है। ये जंतु है, देखिए जंतु, ये मृदा है। और यहाँ पर भी हम दिखा देंगे, देखिए यहाँ पे अपघटक, तो मृदा में होते हैं अपघटक, इसको हम मान लेंगे अपघटक। ये जल है, ठीक है, समझ में। तीर द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या है, बादल है। देखिए ये हो गया बादल। वर्षा है तो ये हो गया वर्षा, देखिए ऊपर से आ रही है। वायुमंडल, ये पूरा क्या है, ये वायुमंडल ही तो है, ये वायुमंडल। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पहले से दिखाया गया है, देखिए ये हो गया। पादप, ये प्लांट है, ये क्या है, ये हो गया पादप। इसके बाद जंतु, हिरण है, हो गया जंतु। मृदा, तो मिट्टी के जो ऊपरी परत वो मृदा कहलाती है, तो ये सबसे ऊपरी परत ये हो गई मृदा। अपघटक, देखिए मृदा में होते हैं, यहाँ पे अपघटक हो गया। मूल यानी जड़, तो ये प्लांट के देखिए ये मूल रोम है, तो ये हो गया मूल, ठीक है। भौम जलस्तर, ये जमीन का जलस्तर हो गया, ये हो गया भौम जलस्तर। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा कर लिया। अगला जो सवाल हमारा है 11, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, यानी जो वनों से प्राप्त नहीं होते हैं। गोंद तो प्राप्त होते हैं, प्लाईवुड तो प्राप्त होते हैं। प्लाईवुड मतलब क्या होता है, एक प्रकार का लकड़ी है, हम उसको बनाते हैं, ठीक है, पतली, जिससे कि कुर्सी टेबल उससे बनता है। गोंद भी, प्लाईवुड भी, लकड़ियाँ, सील करने वाली साल भी ये पाया जाता है। किरोसिन तो नहीं पाया जाता, किरोसिन तेल इतना ही पाया जाता है, मिट्टी तेल। 12 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, जो गलत है वो हमें बताना है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल बचाते हैं। अपरदन मतलब होता है मिट्टी का कटाव, तो इससे वन बचाते हैं। बाढ़ को भी रोकते हैं, बारिश भी लाते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको नहीं कर रहे, इसको छोड़ देना है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं, क्यों निर्भर नहीं है, निर्भर तो है, यही गलत है। तो निगेटिव में बताना है, तो निगेटिव का आंसर हो गया निगेटिव, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और ये बाकी दोनों सही है। 13 नंबर देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बचाने वाले एक उत्पाद का नाम है। 13 नंबर सवाल देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद। सूक्ष्म जीव, मृत प्लांट और जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव होते हैं, वो क्या बनाते हैं, तो वो तो हुमस बना देते हैं उसको सड़ा गलाकर, ठीक है, जिससे कि मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, प्लांट को वो पोषक का कार्य करते हैं। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।